हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, हमें ये करना था कि गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करके लाना है अपने इमेज व्यू में। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोजेक्ट में गए, वहां पर जाके ऐप जो फोल्डर था, ऐप फोल्डर के अंदर मैनिफेस्ट फोल्डर होता है, मैनिफेस्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में पहला काम हमने क्या किया, परमिशन सेट करी, यूजर्स परमिशन, एंड्रॉइड परमिशन का नाम डाल दिया रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने के लिए परमिशन यूजर से ग्रांट मतलब मांग ली। तो यूजर से जब आप परमिशन मांगते हो तो जो 5.0 एंड्रॉइड एपीआई जिनका 5.0 होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एपीआई लेवल 21 के नीचे, उससे पहले ऐसे परमिशंस को मांगा जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो परमिशंस आप इंस्टॉल के टाइम पे दे देते थे पर यूजर को, वो परमिशंस हमेशा के लिए फिर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और नए वर्जन आते गए एंड्रॉइड के, तो यूजर फ्रेंडली सब चीजें बनाई गई, मतलब यूजर को ज्यादा एक्सेस दी गई सब चीजों को, यूजर का कंट्रोल ज्यादा दिया गया एप्स पे। तो अब जो परमिशंस मांगी जाती हैं वो रन टाइम पे मांगी जाती हैं, मतलब कि पहले से नहीं मांगी जाएंगी। ये जो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन है, ये आपको पहले ही नहीं मांगनी है, मतलब ये हम यहाँ तो मांग रहे हैं क्योंकि हम हो सकता है कि जो यूजर हमारा ऐप इंस्टॉल करे उसके में 5.0 चल रहा हो या 5.0 से लोअर चल रहा हो एपीआई लेवल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परमिशन यहाँ पे भी मांग ली, यूजर्स परमिशन, एंड्रॉइड नेम, एंड्रॉइड परमिशन, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, एक परमिशन हमने यहाँ पे मांग ली। और रिक्वेस्ट लीगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज ये ट्रू कर दिया। ये एक पैरामीटर है जो आप यहाँ पास कर सकते हो या नहीं भी पास करोगे तब भी चलेगा, नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद आप आओगे सीधे कहाँ पे, अपने रेस फोल्डर के अंदर। रेस के अंदर लेआउट फोल्डर है और लेआउट फोल्डर के अंदर आपका एक्टिविटी मेन वाली फाइल है। इस फाइल के अंदर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा लेआउट है ये हमने लीनियर लेआउट बना लिया, हॉरिजॉन्टल मतलब वो रहेगा कोऑर्डिनेट लेआउट, कंस्टेंट लेआउट रहेगा या रिलेटिव लेआउट रहेगा, जो भी करना चाहो आप। तो मैंने इसमें एक इमेज व्यू लगा लिया और इमेज व्यू की एक आईडी दे दी माई इमेज, और जो एक बटन उसके नीचे लगाया उसकी मैंने आईडी दे दी बटन। दो चीज हमने बनाई, यहाँ पर एक इमेज व्यू बना दिया और यहाँ पे हमने इसके नीचे जस्ट एक बटन बना दी है, सेलेक्ट इमेज नाम की बटन। और इसका जो आईडी दिया वो दिया बटन, और इमेज की आईडी दे दी मैंने माई इमेज। ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ डिक्लेयर कर लिए, बटन और माई इमेज नाम के दो विजेट्स हमने लगा लिए। फिर हम आए अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर। जब आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर आओगे तो यहाँ बहुत सारा काम करना है आपको। कौन सा काम करना है आपको, वो देखो। सबसे पहला हमने काम क्या किया, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी इमेज व्यू जो हमने लगाया था उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया img। और उसके बाद बटन हमने यूज करी है तो बटन पे भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना था। लेकिन हमने क्या करा, थोड़ा सा अच्छा काम किया कि यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर आपने किसको इनिशियलाइज कराया है, इमेज को इनिशियलाइज कराया है, यानी इमेज विजेट को इनिशियलाइज कराया। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इमेज विजेट इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमने क्या किया, जो यहाँ लिखा है हमने फाइंड व्यू बाय आईडी। जनरली होता क्या है कि आप ऐसे लिखते हो, बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हो, बटन btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर बटन ऐसे लगा करके सेमीकोलन लगा देते हो और उसके बाद आप नीचे लिखते हो btn डॉट, ऐसे कोड लिखा जाता है। बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन बनाते हैं। उसके बाद हम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हैं। लेकिन ये अप्रोच थोड़ा सा लेंदी पड़ती है, तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली जो बटन का ऑब्जेक्ट है उसी पे लिस्नर लगा दो और ये आपको बटन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन, जिसकी आईडी बटन है उस पे ही हमने डायरेक्टली लिस्नर लगा दिया। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, यानी कि जब बटन को कोई क्लिक करेगा तब क्या होगा, यानी बटन को सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट बटन जब आप क्लिक करते हो तो होगा क्या यहाँ पे कि ऑन क्लिक व्यू क्या होगा, क्लिक करने पे यहाँ पर ये जो कोड आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सामने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। ये करता क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट। जैसे एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी होती है वैसे कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट एक्टिविटी भी है। तो कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट एक क्लास है जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो यहाँ पर देखो, ऐसे ले जाओ, तो ये क्या है कंटेक्स्ट। जब यहाँ पर ऐसे माउस ले जाओगे तो ये बताएगा हेल्पर फॉर एक्सेसिंग फीचर्स इन कंटेक्स्ट, मतलब किसी भी एक्टिविटी के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए ये क्लास यूज होती है।
तो जनरली ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पे इफ के अंदर, मैं अगर बहुत तेज जा रहा हूँ तो आसान रोक देना मुझे। यहाँ पर ये इतनी स्टेटमेंट देखना आप लोग जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ लिखा हुआ है कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट, यानी कि इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या चेक करना है, चेक सेल्फ परमिशन। चेक सेल्फ परमिशन एक मेथड है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक इंट ये एक मेथड होता है। तो वेदर यू हैव ग्रांटेड अ पर्टिकुलर परमिशन और नॉट, ये मेथड जो होता है ये चेक करता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर जो परमिशन है वो मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो इसका नाम ही है चेक सेल्फ परमिशन। अगर आपका जो एंड्रॉइड का जो वर्जन है अगर वो बिलो 30 होगा, यानी जो एपीआई लेवल अगर 30 से नीचे होगा तो आपको परमिशन मिल जाएगी इंस्टॉल करते ही। लेकिन अगर 30 से ऊपर, सॉरी एपीआई लेवल उससे क्या नाम है 20 से ऊपर होगा, एपीआई लेवल 20 से ऊपर होगा तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो ये चेक कैसे करता है परमिशन को, चेक सेल्फ परमिशन एक मेथड है। इस मेथड के अंदर कौन से पैरामीटर पास होते हैं, तो आप ले जाओगे तो देखोगे यहाँ पे आपको पास करना होता है सबसे पहले नॉन नल, नॉट नल, एंड्रॉइड कंटेंट डॉट कंटेक्स्ट और एक कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट हमेशा याद रखो, कंटेक्स्ट का मतलब होता है एक्टिविटी से। कंटेक्स्ट हमेशा एक्टिविटी की बात करता है। कंटेक्स्ट मतलब होता है आपकी करंट एक्टिविटी। तो आपको पास करनी होती है अपनी करंट एक्टिविटी या जिस भी एक्टिविटी के अंदर आप रहोगे। तो हमने यहाँ पे चाहे हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर दें या गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ये भी पास कर सकते हो, उसकी जगह मेन एक्टिविटी दिस भी पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास करना ज्यादा सेफ है। उसके बाद आपने दूसरा चीज में क्या पास करना है चेक सेल्फ परमिशन के अंदर, दूसरी चीज पास करनी है नॉट नल स्ट्रिंग परमिशन, यानी परमिशन जो है उसकी स्ट्रिंग पास करनी है आपको कि आपको परमिशन मिली है या नहीं मिली है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो। हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग pr इज इक्वल टू स्ट्रिंग परमिशन इज इक्वल टू डबल कोट्स में, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ये पूरा एक्स कर लें, यहाँ पे कट कर लिया और हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया pr। अगर मैंने यहाँ पे pr पास कर दिया तो ये भी परफेक्ट चीज है, कोई गलती नहीं है इसमें। यानी कि जो हमें परमिशन चाहिए यूजर से उस वेरिएबल का नाम हमने रखा pr, वो भी किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया pr वेरिएबल, इसके अंदर परमिशन जो थी, परमिशन आपको मिलती कहाँ से है, परमिशन आप लिखते कहाँ पे हो, जनरली स्ट्रिंग में लिखते हो, सॉरी मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट एक क्लास है, मैनिफेस्ट पे जाओगे तो ये क्या है, पब्लिक फाइनल क्लास मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक क्लास है। मैनिफेस्ट परमिशन ये भी एक स्टैटिक फाइनल क्लास है। तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन क्लास के अंदर आपने एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग रीड एक्सटर्नल स्टोरेज नाम की वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यानी कि अब देखोगे अगर आप ध्यान से तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है जो पब्लिक है, स्टैटिक है और फाइनल है, यानी चेंज नहीं होती है। इस वेरिएबल का नाम है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, वेरिएबल का नाम है। और उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, उसके अंदर आपका स्टोर्ड है आपका परमिशन, एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ये आपकी परमिशन है जो परमिशन वाली फाइल के अंदर, मतलब ये जो वैल्यू है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने के लिए, ये परमिशन इस स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। तो हमने क्या करा, मैनिफेस्ट के अंदर परमिशन के अंदर रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन की जो ये पूरी एक स्ट्रिंग थी इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उस वेरिएबल का नाम रखा pr। pr के अंदर हमने ये परमिशन स्टोर कर ली। आपने चेक सेल्फ परमिशन के अंदर दो चीजें पास करी, एक एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट, दूसरा आपने यहाँ पे पास कर लिया परमिशन या माय परमिशन इसका नाम दे देते हैं तो कंफ्यूज नहीं रहोगे आप लोग। इसका नाम दे देते हैं माय परमिशन, माय परमिशन, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया माय परमिशन। फिर आपने यहाँ लगाया नॉट इक्वल टू, परमिशन इज नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर। अब जो आपको क्या नाम है इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी क्लास से या पैकेज से, वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम होता है पैकेज मैनेजर का। तो यहाँ पे क्लास फॉर रिट्रीविंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन पैकेजेस। तो ये क्लास जो होती है वो यूज होती है आपके मतलब आपके जो ऐप है उसमें डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो उन पैकेजेस के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गेट करने के लिए पैकेज मैनेजर क्लास का यूज करते हैं। तो पैकेज मैनेजर रिटर्न करेगा कि आपको परमिशन मिली है या नहीं मिली है। अगर पैकेज मैनेजर के अंदर परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड की जो वैल्यू है वो है 0, अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि आप जब यहाँ चेक करोगे कि गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट माय परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन अगर आपको नहीं मिली होगी, मतलब नहीं मिली होगी,
तो आप यूजर से मांगोगे परमिशन। यूजर से परमिशन कैसे मांगोगे? यहाँ पे आप लिखोगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट एक क्लास है, तो ये किसी भी एक्टिविटी के फीचर को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। रिक्वेस्ट परमिशन एक क्लास है, इस क्लास का आप यूज करते हो यूजर से परमिशन मांगने के लिए। अब यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट परमिशन टू बी ग्रांटेड टू दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि आप परमिशन मांगते हो रिक्वेस्ट परमिशन नाम के मेथड से। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन के अंदर आप दो चीजें पास करते हो। क्या? एक तो एक्टिविटी पास करते हो, यानी कि अपनी कंटेक्स्ट पास करते हो। जब यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या पास करना होता है? पहले एक्टिविटी पास करनी होती है, उसके बाद आपको परमिशन पास करनी होती है और रिक्वेस्ट कोड पास करना होता है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या चीज? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जो कि हमारे करंट एक्टिविटी का नाम है। फिर हमने यहाँ लिखा न्यू और स्ट्रिंग और एरे। अब क्योंकि आपको यहाँ पे एक एरे पास करना था, एरे को डायरेक्टली एरे आपने डिक्लेयर तो पहले किया नहीं कहीं पे। अगर आप पहले कहीं डिक्लेयर कर दो तो वो एरे आप यहाँ डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि अगर आपने एरे डिक्लेयर नहीं किया है तो आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे? ये हम और आसान कर देते हैं कोड को। हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रिंग परमिट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग परमिट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू हमने लिखा न्यू स्ट्रिंग, और ये जो परमिट है ये एक एरे है, और इस एरे के अंदर हमने क्या कर दिया? न्यू स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसका साइज दे दिया यहाँ पे ऐसे, या आप ऐसे ना करो, ये हमने पहले एरे डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग टाइप का। इस एरे के अंदर हमने वैल्यू रखी परमिट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर माय परमिशन, ऐसे रख दिया। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली वाली जो वैल्यू है इस वेरिएबल को काट लें यहाँ से। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत जावा के टर्म्स में इजी कर देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। न्यू स्ट्रिंग परमिट इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखा तो है डबल कोट्स में। ये ऐसे लिखा जाएगा। हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग परमिट, और परमिट के अंदर हमने दे दिया परमिट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पे फिर हमने इस तरह से ये एक अपना पास कर दिया परमिशन। अब आप दो चीजें यहाँ पास कर दोगे। क्या चीज? यही परमिट वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आप इसी कोड को आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कोड मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है और आपके लिए आसान पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा कि ये जो स्ट्रिंग थी परमिट नाम की, एक एरे डिक्लेयर करा, और हमने यहाँ लिखा परमिट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी कि ये परमिशन हमें मांगनी है यूजर से। तो अब ये जो परमिट वेरिएबल है ये स्ट्रिंग है, परमिशन की एक स्ट्रिंग है, एरे टाइप की स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट परमिशन है उसके अंदर एक एरे ही डिक्लेयर करना होता है आपको, स्ट्रिंग टाइप का एरे परमिशंस का। तो हमने क्या कर लिया, एक एरे बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसकी वैल्यू हमने सेट करी न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू मतलब वैल्यू सेट कर दी कि ये परमिशन हमें यूजर से मांगनी है, तो ले लिया यहाँ पे, और परमिशन आपने यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे रेक जो पास किया मैंने रिक्वेस्ट कोड। रिक्वेस्ट कोड का मतलब होता है, जैसे मान लो जो लोग स्मगलिंग करते हैं वो क्या करेंगे, एक नोट को फाड़ेंगे और उस नोट को, एक नोट उसको दे देंगे जिसको सामान जाना है, और एक नोट अपने पास रखेंगे। फिर कहेंगे जब पैसा लेके आना तो ये नोट हम आपको देंगे, और आप इसका अगर आधा नोट प्रेजेंट करोगे मतलब आप वही पर्सन हो जिसको हमें ये सामान देना है। तो समझ लो एक तरीके का टोकन नंबर। तो ये क्या है, हमने एक रेक नाम का वेरिएबल यहाँ लिया है जस्ट, और इस वेरिएबल की वैल्यू तुम 10, 15, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ कुछ भी कर सकते हो। तो ये जस्ट एक वेरिएबल है जो हमने पब्लिक रखा है, स्टैटिक रखा है, फाइनल रखा है, और इंट रखा है, इंटीजर। फाइनल कर दिया है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्टैटिक कर दिया है तो वैल्यू मतलब ये इस वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट होगी, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएबल स्टैटिक है। पब्लिक है तो इसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। जो वेरिएबल पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल होगा,
पब्लिक होने से उसकी एक्सेस ओवरऑल क्लास में होगी, स्टैटिक होने से उसकी सिंगल कॉपी क्रिएट होगी, और फाइनल होने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस रेक नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 1, यानी कि ये टोकन नंबर हो गया 1। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया क्या, रेक, यानी कि एक्टिविटी रिक्वेस्ट परमिशन जब आपने यूजर से मांगी तो यूजर क्या करेगा, जब अलाउ कर देगा तो ये रिक्वेस्ट परमिशन लेगा, जो परमिशन आपने मांगी वो परमिशन लेगा, और जो एक्टिविटी आती है वो तीन पैरामीटर उसको मिल गए। तो आप अलाउ करोगे या डिनाई करोगे। अगर आपने अलाउ कर दिया तो परमिशन मिल जाएगी आपको, अगर आपने डिनाई कर दिया तो कुछ नहीं होगा, डिनाई कर दिया तो कुछ ना करो, डिनाई करने पे हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो इतना काम हो गया हमारा, मतलब कि हमें यूजर से परमिशन कहाँ मिल गई, यहाँ पे हमको यूजर से परमिशन मिल चुकी है और हमारा काम हो चुका है, यानी ऑन क्रिएट मेथड का काम खत्म हो गया इतना, यानी यूजर से आपने परमिशन मांग ली। सेलेक्ट इमेज का मेथड मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट वाले मेथड को देखते हैं। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, यानी ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। ये मेथड कब कॉल किया जाएगा, जब आपको परमिशन मिल चुकी होगी तब। अब आप यहाँ पे देखो इस मेथड को ओवरराइड किया गया है। ओवरराइड करने का मतलब है कि ये आपकी किसी ना किसी क्लास जिसको आपने इनहेरिट किया है उसमें लिखा गया पहले से लिखा गया मेथड है। तो इस मेथड पे अगर आप जाओगे ऐसे तो आपको पता चलेगा कौन सी क्लास में लिखा गया है ये। इसकी क्लास है फ्रैगमेंट एक्टिविटी। तो अब आप देखो यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, जब आपने परमिशन मांगी यूजर से तो जब यूजर ने परमिशन आपको अलाउ कर दी, दे दी, तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है इंट रिक्वेस्ट कोड, एक वेरिएबल लिया गया है, एक लिया गया है स्ट्रिंग परमिशंस, और तीसरी वैल्यू है इंट ग्रांट रिजल्ट, यानी कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं, मतलब परमिशन मिली या नहीं मिली। तीन पैरामीटर हैं, रिक्वेस्ट कोड, परमिशन की स्ट्रिंग एरे टाइप की, और एक रिजल्ट का इंटीजर वैल्यू, ये तीन चीजें हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो तुरंत मुझे टोक देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, फिर हमने यहाँ पे सुपर डॉट ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये हमने क्या करा, सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है जस्ट ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, सॉरी परमिशन मतलब एरे कह रहा है, यहाँ पे जस्ट हमने सुपर क्लास का ये मेथड कॉल कर लिया ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, मेथड है सुपर क्लास का। अब हमने क्या करा, इसके बाद यहाँ पे ये लाइन आपको लिखनी है, मैंडेटरी लाइन है। उसके बाद यहाँ पर आओ, देखो इफ का मतलब होता है अगर, जो रिक्वेस्ट कोड है, जो रिक्वेस्ट कोड आपने इसमें रिटर्न किया है, नहीं रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, हो सकता है कि जब आपने रिक्वेस्ट मांगी हो तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो क्रैश कर गया हो, है ना मिली हो रिक्वेस्ट आपको, तब भी जो होगा रिक्वेस्ट परमिशन में, तो वो टोकन जो आपने उस समय पास किया था, यहाँ पे आप देखो कि आपने एक कोड पास किया था उसको रिक्वेस्ट परमिशन करने के लिए। अगर आप कोड को अपने थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखोगे तो आपने यूजर को एक रिक्वेस्ट कोड भेजा था मांगते समय परमिशन, अगर वो रिजल्ट आपको वही रिटर्न कर देगा, मतलब यही रिक्वेस्ट कोड अगर रिटर्न हो गया, इसका मतलब आपको परमिशन मिल चुकी है। तो आप उसी को कंपेयर करके देखोगे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, जब आपको रिजल्ट मिला वापस, तो चेक करो क्या कि रिक्वेस्ट कोड जो आपको मिला है वो क्या आपके रिक्वेस्ट कोड से मैच करता है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब आपको रिक्वेस्ट मिल गई है। एक चीज आपको और चेक करनी है कि जो आपको ग्रांट रिजल्ट है ये एक एरे टाइप का इंटीजर है, तो अगर आपको कोई रिजल्ट मिला होगा तो इस एरे में इंक्रीमेंट हो गया होगा, यानी कोई ना कोई वैल्यू आ गई होगी इस एरे में। तो आप क्या चेक कर रहे हो, ग्रांट रिजल्ट जो एरे है उसकी लेंथ चेक कर रहे हो क्या जीरो से बड़ी है। अगर ग्रांट रिजल्ट एरे की लेंथ जो है वो जीरो से बड़ी होगी, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिला ही है इंटीजर टाइप में। तो आपने दो चीजें चेक करी, रिक्वेस्ट कोड चेक किया कि आपके रिक्वेस्ट कोड जो आपने सेंड किया था रिक्वेस्ट परमिशन वाली क्लास मतलब मेथड के थ्रू, वही अगर रिक्वेस्ट कोड आपको यहाँ पर मिल गया, और जो रिजल्ट आपको मिला है ग्रांट रिजल्ट उसकी लेंथ अगर जीरो से बड़ी है उस एरे, क्योंकि एरे है, एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए हम लोग लेंथ कीवर्ड का यूज करते हैं। so, अगर ग्रांट रिजल्ट लेंथ जीरो से बड़ी है इसका मतलब कोई ना कोई वेरिएबल इसमें अवेलेबल है, कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है, तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। अब अंदर आओगे आप और अंदर क्या चेक करोगे, इफ अगर ग्रांट रिजल्ट के जीरोथ इंडेक्स पे अगर आपको क्या मिला है, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से तो परमिशन ग्रांटेड जो है वो एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर वेरिएबल है जो होल्ड करता है जीरो। अगर आपको परमिशन मिल गई होगी तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड की वैल्यू होगी जीरो, और वो जीरो इस इंटीजर वाले एरे में स्टोर होगी जीरोथ इंडेक्स पे।
अगर जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर्ड वैल्यू ग्रांट रिजल्ट के जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू जो स्टोर्ड है अगर वो 0 के इक्वल है तो आपको मतलब क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है। तो आपका मेथड आ जाएगा सेलेक्ट इमेज, यानी आप उस मेथड को कॉल करोगे जो इमेज को सेलेक्ट करने का काम करेगा, इमेज को लोड करने का काम करेगा जा करके। तो ये मेथड आपने एक बनाया है, ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है दैट विल बी कॉल्ड टू एक्सेस द इमेज फ्रॉम द गैलरी। दिस इज दिस इज एन यूजर डिफाइंड मेथड। ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है which is triggered to load the image from gallery। उसके बाद आपने किया अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप बोलोगे सॉरी परमिशन डिनाइड, जस्ट एक टोस्ट लगा दोगे, सिर्फ इतना काम हुआ है यहाँ पे। तो ये काम हो गया आपका ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट पे। तो ये तो हो गया। अब हम आते हैं अपने ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट के बाद हम सेलेक्ट इमेज मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपने लगाया है इंटेंट। इंटेंट एक क्लास होती है जिसका काम क्या होता है, यूजर से इंफॉर्मेशन को गेट करना, डेटा इधर उधर पास करना, ये काम होता है इंटेंट का। इंटेंट बहुत तरीके से चलता है। अब अगर इंटेंट पे आप ऐसे माउस होवर करोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन दिखाएगा, ये क्या आएगा, एन इंटेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। इट कैन बी यूज्ड विद स्टार्ट एक्टिविटी टू लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप activity broadcast intent to send it to any interested broadcast receiver components। मतलब कि ये क्या करता है, जिस an intent provides a facility for performing late runtime binding between the code in different applications। सिंपल अगर तुम देखो तो क्या कर सकते हो आप उससे, एक्शन व्यू, कॉन्टैक्ट एक्सेस करना, डायल करना किसी को, कोई कॉल वगैरह, या जैसे आपको विजिट करना है किसी लिंक पे तो उसके लिए यूआरआई वगैरह पास करते हैं हम लोग, मेन गेट कंटेंट, बहुत सारी चीजें आप इसके थ्रू पास कर सकते हो। दो तरीके के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इंटेंट का जस्ट काम क्या होता है, डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करना। तो हमने यहाँ इंटेंट का एक वेरिएबल बनाया, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और न्यू इंटेंट के अंदर हमने यहाँ पे पास क्या किया, इंटेंट डॉट एक्शन पिक। तो एक्शन पिक क्या करेगा, एक्शन पिक देखो है क्या, ये एक स्ट्रिंग है एक्शन पिक। इसका काम क्या होता है, इंटेंट एक्शन पिक, यानी कि कोई कंटेंट लोड करना, उठाना कहीं। तो एक्टिविटी एक्शन पिक एन आइटम फ्रॉम द डेटा रिटर्निंग व्हाट वाज सेलेक्टेड। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी डेटा उठाना है उस डेटा को लेके आएगा और उसका पाथ आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्शन पिक करेगा, इंटेंट एक्शन पिक। कहाँ जाना है इसको, जाना कहाँ पे, मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट यूआरआई। अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरा चीज है, ये उठा करके आप इसको कट कर लो और इसको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लो। स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू कंट्रोल वी सेमीकोलन। सो ये क्या है, एक पाथ है आपका, इसको हम डबल कोट्स में रख देते हैं। ये हमारा एक पाथ है और इस पाथ को हमने कहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया पाथ, यानी कि क्यों नहीं ले रहा था पहले, गलत किया मैंने क्या, अच्छा ये यूआरआई टाइप है तो यूआरआई पाथ होगा। यूआरआई का मतलब है ये पाथ है इमेज का, तो इमेज का पाथ आप हमेशा यूआरआई वेरिएबल में स्टोर करते हो। तो हमने यूआरआई पाथ एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पाथ पास कर दिया। यूआरआई का मतलब होता है कि एक जैसे लिंक वगैरह होते हैं तो लिंक को स्टोर करने का काम यूआरआई का होता है। तो जैसे आप अगर विजिट करना चाहते हो किसी लिंक पे क्लिक करके तो आप एक्शन डॉट यूआरआई करते हो। तो यहाँ पे यूआरआई क्या है, एक पाथ स्टोर करने के लिए किसी भी इमेज का, ये आपके उसमें ड्राइव में जाएगा जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है और उस इमेज का पाथ उठा करके इस वेरिएबल में कॉपी कर देगा और इसी पाथ को आप यहाँ पास कर दोगे। इंटेंट डॉट एक्शन पिक, क्या पिक करना है आपको, ये पाथ पे जो भी वैल्यू है उसको पिक कर लेना है। फिर आप वो सारी एक्सेस किसके पास आ जाएगी, इंटेंट के पास आ जाएगी। तो अब यहाँ पे चेक करोगे आप, इंटेंट डॉट रिजॉल्व एक्टिविटी गेट पैकेज मैनेजर इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट आया है आपके पास वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होगा रिजल्ट तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो अब क्या आप पास करोगे, इंटेंट पास करोगे, जो आपने सेलेक्ट किया उस पूरे डेटा को आप लोड करना है। तो डेटा को लोड, आपको पाथ मिल गया है तो डेटा को लोड करना
अभी आपको सिर्फ पाथ दिया गया, लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपने यहाँ पाथ दिया स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट, इंटेंट पास कर दिया और रिक्वेस्ट सेंड पास कर दिया। रिक्वेस्ट सेंड एक दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू दे दी 2, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट सेंड दो चीजें पास कर दी सेलेक्ट इमेज में, यानी कि इमेज के पाथ को कॉपी करना, इस पाथ से डेटा को लोड करना स्टार्ट करना है। तो इमेज कहाँ स्टोर्ड है उसका पाथ आप एक URI वेरिएबल में सेव करोगे और वही आप पास कर दोगे इंटेंट के अंदर, इंटेंट डॉट एक्शन पिक और पाथ। उसके बाद आपने ये पूरा कोड चला दिया, तो ये कोड चल गया पूरा कंप्लीट, इमेज का पाथ आपके पास आ गया। अब आप अपना लास्ट ऑप्शन चलाओगे, जो लास्ट मेथड होगा आपका ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो डेटा को एक्चुअल में लोड करेगा, ये मेथड यहाँ तक है। इसके अंदर क्या हुआ है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, इसके अंदर तीन चीजें पास होंगी, रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड और डेटा। तो आप यहाँ देखोगे कि जो आपने रिक्वेस्ट अभी सेंड किया था, यानी सेलेक्ट इमेज में जो रिक्वेस्ट आपने रिक्वेस्ट कोड सेंड किया था वो था रिक्वेस्ट सेंड, यानी 2, आपने इसकी वैल्यू रखी है 2। तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट कोड अगर आपके रिक्वेस्ट सेंड से मैच करता है और रिजल्ट कोड जो आता है वो ओके होता है, यानी रिजल्ट कोड जो ये मेथड रिटर्न करेगा वो अगर ओके होगा, ओके एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, इसके वैल्यू है -1, यानी रिजल्ट आपको अगर ओके मिलेगा तो उसकी वैल्यू आएगी -1। तो अगर रिजल्ट कोड रिक्वेस्ट ओके के बराबर है तो आप इमेज लोड करना स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज आपको क्या है यहाँ पे, तीसरी चीज क्या है, इंटेंट डेटा। इंटेंट टाइप का वेरिएबल है डेटा, तो जो आपने यहाँ पर इंटेंट पास किया था अपने सेलेक्ट इमेज मेथड में, ये वाला इंटेंट वेरिएबल पास किया था स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को, इंटेंट और रिक्वेस्ट सेंड दो चीजें पास हुई थी, एक इंटेंट और एक रिक्वेस्ट सेंड। ये दोनों चीजें इंटेंट और रिक्वेस्ट सेंड, ये दोनों की दोनों चीजें रिजल्ट कोड और यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट कोड और इंटेंट डेटा, इन दोनों मेथड्स को पास हो गई थी। तो आपने चेक कराया कि जो रिक्वेस्ट सेंड आपने की थी वो रिक्वेस्ट कोड के इक्वल है और जो रिजल्ट कोड है वो ओके है। और दूसरा आपने चेक किया कि जो इंटेंट वाला वेरिएबल पास हुआ था आपको वो नल के इक्वल तो नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, URI सेलेक्ट इमेज, तो आप लिखोगे URI सेलेक्ट इमेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हम ये मेथड है मतलब वेरिएबल है सेलेक्ट IMG, हम इसको कर देते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, सेलेक्ट IMG। हमने यहाँ कर लिया सेलेक्ट IMG और यहाँ पे भी आपने कर लिया सेलेक्ट IMG। तो आपने लिखा है सेलेक्ट IMG इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, जो डाटा आपने लोड किया वो नल नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब डेटा आपको बाइट्स के अकॉर्डिंग लेके आना होता है, यानी बिट्स में कन्वर्ट करके। इमेज है तो इमेज को टेक्स्ट के फॉर्मेट में लाया नहीं जा सकता है, तो इमेज को टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं ला सकते हो तो इसको बिट्स के यानी बाइट्स के फॉर्मेट में लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे गेट कंटेंट रिजॉल्वर, एक मेथड है जो कि इनपुट आने वाली इनपुट स्ट्रीम जो कि इमेज का पाथ है, मतलब ये जो सेलेक्ट इमेज है ये जस्ट एक पाथ है, देखो URI है डेटा डॉट गेट डेटा। गेट डेटा मेथड क्या करेगा, इस इंटेंट से उस पाथ को कॉपी करेगा और सेलेक्ट इमेज में पास कर देगा, और आप क्या करोगे वही पाथ यहाँ पे कॉपी कर दोगे। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, इस पाथ पे जो इमेज स्टोर्ड है उसको बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इनपुट स्ट्रीम में लाके दे देगा। अब इस बिट्स को रीअसेंबल करना आपका काम है। तो आप बिटमैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे बिटमैप, जो कि क्या करेगा, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम, ये जो बिट्स के फॉर्मेट में आप डेटा लेके आए हो इसको डिकोड करके वापस से आपको दिखाना, ये काम होगा डिकोड स्ट्रीम मेथड का। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा IMG वेरिएबल। IMG क्या है यहाँ पे, IMG अगर आप ऊपर देखो तो आपने एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया था IMG, तो आपने यहाँ पे उसी IMG मेथड को कॉल किया है, मतलब वेरिएबल को कॉल किया है डॉट सेट इमेज बिटमैप। सेट इमेज बिटमैप एक मेथड है जिसका काम क्या होगा, जो अभी यहाँ पे डिकोडेड बिटमैप इमेज है उसको उस इमेज व्यू पे सेट करना। तो उसके लिए हमने सेट इमेज मेथड कॉल कर लिया और उस पर बिटमैप पास कर दिया IMG पे, तो इमेज वहां पे लोड हो जाएगी, दिखने लगेगी आपको। और अगर इसमें एक्सेप्शन जनरेट होती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ट्राई और कैच लगाया है। ट्राई के अंदर वो कोड रखा जहां एरर हो सकती है, और कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होगा तो हमने यहाँ पे कैच करा और कैच में हमने लिखा एक्सेप्शन और ई दे दिया, और टोस्ट में लिख दिया दिस डॉट सॉरी प्लस हमने लगाया ई। अगर खाली ई लिखोगे तो एरर देगा यहाँ पे, ई अगर आपने लिखा एरर आए तो यहाँ पे मतलब अभी तो एरर नहीं आ रही लेकिन एरर आ भी सकती है, तो आप इसको डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड लगा के लिखो हमेशा, तो ये स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में करके ये एरर दिखा देगा कि ये एरर जनरेट हुई है।
तो आपका ऐप बंद नहीं होगा। अगर आप यहाँ ट्राई और कैच नहीं लगाते हो और आप इमेज अपलोड करने की कोशिश करते हो और बीच में कोई एरर होती है तो आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। तो ऐप जो बीच बीच में बंद हो जाया करता है उसको बचाने के लिए हम लोग हमेशा ट्राई और कैच का यूज करते हैं, जिससे कि अननोन मतलब अनसर्टेन एक्सेप्शन जनरेट नहीं होते, आपका ऐप क्रैश नहीं करता बीच बीच में। अगर क्रैश करता भी है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो जितना कोड मैंने अभी आपको बताया इसमें से कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया है, मुझे एक एक करके बताओ 3 मिनट 56 सेकंड के अंदर। बताओ। ओशी, ज्योति, सुमी, तुम लोगों को सर लास्ट का बस लास्ट का नहीं समझ में आया? ओशी, स्टार्टिंग का समझ में आया? यस। कहाँ से हाँ कहाँ से नहीं समझ में आया? यहाँ से। सर। ओशी देखना, हाँ ये और दो इम्पोर्टेंट लास्ट चीजें हैं। दो इम्पोर्टेंट चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कि यहाँ पे तुमने इंटेंट का एक वेरिएबल बनाया इंटेंट टाइप का, और इसके अंदर तुमने एक्शन पिक पास किया और इमेज का पाथ पास कर दिया, तो ये क्या करेगा उस ये कॉपी करके और दे देगा इंटेंट को। तो इंटेंट के पास एक डाटा है जिसके पास क्या है, इमेज का पाथ है और इमेज का नाम हम सब चीजें हैं। तो उसके बाद आप जब ये आ जाएगा तो आप देखोगे कि कहीं एरर तो नहीं हुई, तो एरर को चेक करने के लिए खाली ये लाइन लिखी गई है। अगर एरर नहीं है तो आप क्या करोगे, हम इफ ना लगाएं डायरेक्टली ये लिख दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको कमेंट कर दो, इस लाइन को कमेंट कर दो और इस लाइन को भी कमेंट कर दो, तब भी आपके पूरे कोड में कहीं एरर नहीं आएगी। यानी कि इंटेंट पास किया आपने, न्यू इंटेंट, एक्शन पिक पाथ, पाथ को पिक किया गया और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट आपने कर दिया। एक पास कर दिया इंटेंट और दूसरा रिक्वेस्ट सेंट। तो जो चीज आप यहाँ पास करते हो इस मेथड को, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को, तो यही दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें कॉपी होती हैं और कॉपी होने के बाद में ये चीजें दी किसको जाती हैं, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड को। इस मेथड को ये वैल्यूज दी जाती हैं। इंटेंट जो होता है वो डाटा में स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि इंटेंट टाइप का वेरिएबल है तो इंटेंट में स्टोर कर दिया जाएगा डाटा में। और रिक्वेस्ट जो आप सेंड करोगे अपनी तरफ से वो हमेशा रिक्वेस्ट कोड में स्टोर कर दिया जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें मैच कर गई हैं, मतलब दोनों में कॉम्बिनेशन हो चुका है सारा कुछ, तो जो रिक्वेस्ट कोड है आप चेक करोगे कि जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी वही रिक्वेस्ट कोड के इक्वल है, और रिजल्ट कोड जो उन्होंने वापस किया आपको, रिजल्ट कोड ये ओके है, तो आप कहोगे ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो डेटा यानी कि जो आपको इंटेंट मिला है वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं होगा अगर, तो आप क्या करोगे, अब आपको उस इंटेंट से यानी उस इंटेंट यानी जो डेटा है उससे आपको पाथ निकालना है, पाथ जो यूआरआई वाला है। तो आपने एक यूआरआई का वेरिएबल बनाया सेलेक्ट इमेज नाम का, उसमें आपने लिखा डाटा यानी इंटेंट डॉट गेट डेटा। तो इंटेंट डॉट गेट डेटा से यूआरआई वाली चीज निकल के बाहर आ जाएगी, जो चीज आपने यहाँ पर ली है। यानी ये जो पाथ आपने यहाँ से उठाया था मीडिया स्टोर इमेजेस में, ये पूरा काम, ये क्या किया गया है, ये इमेजेस का एक्सटर्नल जो पाथ था वो एक्चुअल में आपको यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें मिल गया सेलेक्ट इमेज में। वो पाथ आपको लेना था, यहाँ पे आपको पाथ मिल गया, और इस पाथ के मिलते ही आपने क्या किया, चेक किया कि सेलेक्ट इमेज नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होगा तब आप क्या करोगे, इनपुट स्ट्रीम मेथड को कॉल करोगे, जो बिट्स के फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके लोड करेगा और दोबारा से इमेज पे सेट करेगा। मैं क्लास यहीं पे आपकी आज एंड कर दे रहा हूँ, कल फिर से मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पे। बाकी मैं भी नेट पे उस पे ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैसेज।